गुड इवनिंग मेरे साथियों, आप सभी का स्वागत है द यूनिवर्सिटी ऑफ मैथमेटिक्स पर। तो आज हम लोग आप लोगों को एक सिंपल सा आप लोग के सामने एक ट्रिक बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग हाउ टू स्कोर 95% मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन फिजिक्स में। ठीक है, आप लोग को जैसे कि पता है कि द यूनिवर्सिटी ऑफ मैथमेटिक्स चैनल पर मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा क्या बोर्ड एग्जाम का स्टूडेंट या फिर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट या फिर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट क्या 95% मार्क्स ला सकते हैं। तो अगर इसका बात करें तो इसका आंसर है यस। ठीक है ना, ये बात एकदम सही है कि बोर्ड एग्जाम का स्टूडेंट भी पास में 95% मार्क्स फिजिक्स में ला सकता है। मैथ में अगर बात करें तो मैथ में तो जनरली बच्चा लोग का देखा गया है कि 100% आ जाता है। 100 में 100 मार्क्स बहुतों का बच्चा का आया हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें फिजिक्स में तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चा कितना भी लिखता है फिर भी बोर्ड एग्जाम में 95% लाने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। रियलिटी में बात करें तो पता नहीं क्यों बट ऐसे नहीं आता है, देखा गया कि बच्चा लोग को नहीं आता है। ठीक है ना, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को देखा भी गया है, मतलब कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है जिसका 95% आया हुआ है। ठीक है, तो गौर से मैं बता रहा हूँ क्या लाने का क्या क्या ट्रिक है, कैसे हम लोग अपने माइंडसेट को बनाएं अपने एग्जामिनेशन के लिए ताकि जो है हम लोग 95% प्लस भी स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें बोर्ड एग्जाम में बात करें, सबसे पहले हम जिस बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं वो है जैक बोर्ड। ठीक है, सीबीएसई वाला के लिए स्पेशल में अलग से कंटेंट बताऊंगा कि उसमें हम लोग कैसे 95%, ये जैक बोर्ड वालों के लिए बता रहा हूँ, गौर से सुनना। ठीक है ना, तो जैक बोर्ड वाला स्टूडेंट जो है यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची जो है, तो ये जैक बोर्ड वाले स्टूडेंट लोग कैसे जो है 95% मार्क्स ला सकते हैं। ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए है। बात स्टूडेंट पे इस बात पे डिपेंड करता है कि वो मेरे बात को कितना फॉलो करते हैं। ठीक है ना, उस हिसाब से। ठीक है, गौर से सुनना। अब देखो गौर से सुनना, तो कैसे हम लोग स्कोर करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, जैसे अगर बात करें, गौर सुनना, पहले मैं एक साइड गौर से सुनना, मैं एक तरफ क्लास 11th वाला का बात करूंगा, ठीक है ना, और एक तरफ मैं क्लास 12th वाला का बात करूंगा। ठीक है, एक तरफ हम लोग बात करेंगे क्लास 11th वाला का, ठीक है, क्लास 11th वाला का, ठीक है ना। ओहो यार देखो, एक तरफ हम बात करेंगे क्लास 11th वाला का, है ना, और एक तरफ हम बात करेंगे क्लास 12th वाला का। ठीक है, क्लास 12th वाला का, ठीक है, कि 12th वालों कैसे स्कोर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्लास 12th वाला का। सबसे पहले तो क्लास 12th वाला का ही एग्जाम होगा। ठीक है, तो इन लोग के लिए बात करते हैं कि कैसे 95% स्कोर कर सकते हैं। बहुत सिंपल बात। तो सबसे पहले ना आप लोग को पढ़ना तो सभी पड़ेगा। अगर कोई बोलते हैं कि सर चूजिंग क्वेश्चन नहीं होता बाबू, ये बात दिमाग में फिट कर लो। चूजिंग क्वेश्चन किसी से लेना भी नहीं, चूजिंग क्वेश्चन पढ़ना भी नहीं, सारा पढ़ो सारा। ठीक है, तो बहुत फायदेमंद होगा। अच्छा एक बात बताते हैं, जो हैवी चैप्टर, हैवी चैप्टर का मतलब बात करें, जैसे अगर बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक, बहुत अच्छा चैप्टर है, मजेदार भी है, पढ़ने में भी मजा आता है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंग्लिश में तो लिख ही सकते हैं, है ना, कुछ गलती लिख दी क्या स्पेलिंग में, ठीक है, फिर से लिख दे रहा है। पहला चैप्टर का नाम क्या था बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो पहला चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक है, बहुत झकास चैप्टर है, मजेदार भी है। तो इसमें जितना सारा क्वेश्चन, देखो पढ़ना तो सब पड़ेगा, ठीक है ना, पढ़ना तो कुछ सभी पड़ेगा लगभग। जो बता रहा हूँ जो ज्यादातर इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादातर क्वेश्चन जहां से आता है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में 4 टॉपिक आप लोग पढ़े होंगे। जैसे पहला टॉपिक का नाम है, जल्दी बताओ, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा टॉपिक का नाम है बोलो, दूसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तीसरा टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चौथा टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। ठीक है, तो ये सब 4 टॉपिक आता है। ठीक है, गौर से सुनना, ये चारों हम लोग को पढ़ना है। एनसीईआरटी में अलग अलग चीज करके डिवाइड किया गया, वो बात अलग है। ठीक है, गौर से सुनना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत जबरदस्त स्कोरिंग वाला चैप्टर है, तो ये पढ़ लेना बहुत अच्छा से, हैवी से एकदम झकास पढ़ लेना। फिर अगर बात करें तो मैग्नेटिज्म वाला पूरा पढ़ लेना, है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट एंड मैग्नेटिज्म वाला। ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे नहीं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट। ठीक है, शॉर्ट में लिखे, समझ जाएगा ना, शॉर्ट में लिख देते। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट, है ना, एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, फिर से बोले, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो ये एक पढ़ लेना, बहुत झकास चैप्टर है। उसके बाद हम लोग आएंगे ये जो है ऑप्टिक्स पढ़ लेना। ठीक है, और लास्ट में एक पढ़ लेना बोलो सेमीकंडक्टर। हालांकि पढ़ना सब है, हम फिर से बता रहा हूं, ये मत क्या रखें 4 ही चैप्टर। हम बोल रहे हैं इस 4 चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिला गया है सेमीकंडक्टर। ठीक है ना, क्या बोलो, सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर जो है
बहुत ज़्यादा सवाल यहाँ से देखने को मिलेगा और सबसे ज़्यादा जो है वो है ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स से सवाल सबसे ज़्यादा नंबर का ऑप्टिक्स से ही आता है। तो ऑप्टिक्स ये मतलब ये बता रहा हूँ कि ये जो है ये सब चैप्टर एकदम दिमाग में एकदम फिट होना चाहिए। जितना सारा मैंने डेरिवेशन, जितना सारा मैंने न्यूमेरिकल बताया, ये सारा का सारा ये सब करना है। अब बता रहे सिर्फ दो चीज़, 11th वाला का थोड़ा देर बाद बात करेंगे। ठीक है, गौर सुनो बाबू, स्कोर करने का दो ही तरीका है। सबके पहला अगर बात करें फर्स्ट नंबर में, तो सबसे पहले सारा का सारा याद, सारा का सारा एकदम रॉकेट की तरह आंसर निकलना चाहिए। समझ में आ गया? इतना तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा। सारा का सारा अगर बात करें, सारा का सारा रिवीजन होना चाहिए। सबसे पहला बात तो रिवीजन जिसका है ना, तो सारा का सारा क्या होना चाहिए? जबरदस्त क्या होना चाहिए बोलो? रिवीजन होना चाहिए, जबरदस्त। ठीक है, तो सबसे पहले तो रिवीजन कर लो सारा का सारा चैप्टर, मैं फिर से बोल रहा हूं। ठीक है, और एक और तरीका, बस दो और क्या करना, जब एग्जाम हॉल में जाना है ना, एग्जाम हॉल में तो साफ साफ लिखना है। एग्जाम हॉल में क्या क्या लिखना है बोलो? साफ साफ। तो कोशिश करना कि राइटिंग ना हो चलेगा, बट क्या हो बोलो? साफ साफ लिखना। ठीक है ना, साफ साफ। तो साफ साफ क्या करना है, उसको क्या करना है बोलो? लिखना। यही दो ही तरीका है इसमें 95% स्कोर करने का। क्या बात समझ में आया? क्या लिखना है बोलो? साफ साफ। मैंने देखा है कि बहुत सारा स्टूडेंट जिसका ऐसे तो अगर बात करें तो साल भर में सारा का सारा रिवीजन हो ही जाता है। यहाँ पे इतना बार टेस्ट ही लिया जाता है कि टेस्ट में बच्चा लोग का देखा गया है कि 80% सवाल हुबहू बोर्ड में एग्जाम में आ जाता है 80% सवाल। तो बाकी रहा 20% ना। आपका जब क्लास से जब 80% सवाल बोर्ड एग्जाम में मिल ही जाता है, तो प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ 20% ना, तो 20% ही आप लोग को पढ़ना है घर में। और अगर 80% आप लोग यहाँ पे प्रॉपर आप लोग टेस्ट देते हैं क्लास ऑफलाइन में, तो अगर प्रॉपर आप लोग टेस्ट देते हैं तो उससे आप लोग का ये बात श्योर है कि 80% मार्क्स आप लोग को आना ही आना है। अब प्रॉब्लम है तो ये 80% बच्चा मतलब 80 में 80% मार्क्स किसका आता है? तो जो साफ साफ लिखता है। जैसे कि मैं कॉपी चार्ज करता हूँ तो इससे में होता है स्टूडेंट देखते हैं कि कुछ भी उटपटांग लिख के छोड़ देता है, ठीक से लिखता नहीं है, और लिखता है तो बहुत सारा गलती होता है। तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे पहली बात, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे अगर बात करें तो इंग्लिश मीडियम वाला को तो नंबर एकदम भयानक आता है, देखा गया है ना। तो आप लोग को जो बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 का जो एग्जाम होगा उसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो गया। न्यूमेरिकल सिर्फ 10 नंबर का रहता है। कितना नंबर का न्यूमेरिकल रहता है? 10 ही नंबर का रहता है। कभी कभी हो सकता है कि 10 से 15 नंबर का न्यूमेरिकल पूछ दे। तो इसको तो बता, जिस एरिया से सवाल आता है उस एरिया से मैं सारा क्वेश्चन करा के रखा हुआ हूँ। ठीक है, तो जो एरिया से आता है उस एरिया में सारा क्वेश्चन करा दिया हूँ, और उसी एरिया से ज्यादातर एग्जाम में क्या किया जाता है? क्वेश्चन सेट किया जाता है। तो ये बात तो क्लियर होगा आप लोग को, ऑफलाइन क्लास से ही सारा का सारा बात समझ में आ जाएगा कि टेस्ट देने पर। ठीक है ना, अब मैं ऑनलाइन में प्रोवाइड करा दूंगा, टेस्ट पेपर जब भी आएगा, टेस्ट लिया जाएगा ऑफलाइन में, इसका मैं सारा सॉल्यूशन आप लोगों को ऑनलाइन में प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर है? अब बात क्या रहा? सबसे पहली बात, रॉकेट की तरह मुंह से क्या निकालना चाहिए बोलो? आंसर निकालना चाहिए। इतना जबरदस्त रिवीजन करना है, और एग्जाम ज्यादा नहीं है यार, ज्यादा तो है ही नहीं। अगर एक एक बार प्रैक्टिस करेगा ना फिर इसमें धड़ाधड़ समझ में आ जाएगा और धड़ाधड़ दिमाग में सेट हो जाएगा। अब टेस्ट भी देगा, इतना बार टेस्ट ही होता है कि सारा का सारा क्वेश्चन बच्चा लोग को याद हो जाता है। तो कोशिश करो ना, दिक्कत क्या है? अब प्रॉब्लम क्या है कि साफ साफ लिखना, ये बात सबसे नेसेसरी है। जो साफ साफ लिखा और थोड़ा भी राइटिंग बना के, हेड राइटिंग बना के लिखा, तो उसका हम गारंटी देते हैं। और टेस्ट रेगुलर यहाँ का जो टेस्ट अगर दे दिया तो उसका हम गारंटी देते हैं ये कहीं नहीं जाएगा। ठीक है ना, ये कहीं नहीं जाएगा। क्या बात समझ में आ गया? तो क्या लगा कुछ नया बताऊंगा? बिल्कुल नहीं। बात समझ में आ रही है? नंबर लाने का सिर्फ एक ही तरीका, सारा का सारा रिवीजन होना चाहिए, रॉकेट की तरह मुंह से निकलना चाहिए। दूसरा, एग्जाम हॉल में जाना है तो साफ साफ लिख के आना है। प्रॉब्लम क्या होता है? बच्चा पढ़ के जाता है, एग्जाम हॉल में भूल जाता है। रीजन क्या है? प्रेजेंट ऑफ माइंड। प्रेजेंट ऑफ माइंड ठीक नहीं रहता, तो एकदम कूल रहना है नॉर्मली। तो इतना बार टेस्ट नहीं एब्सेंट करना, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि टेस्ट में बिल्कुल एब्सेंट नहीं करना। टेस्ट ही आप लोग को क्या करेगा? डर हटा देगा। जो आप लोग को भूलने वाला जो बीमारी है एग्जाम हॉल में, ये तो भूलने नहीं देगा। वो आप लोग का हेल्प कौन करेगा बोलो? टेस्ट हेल्प करेगा। हालांकि अभी अगर गौर से देखा जाए तो 12 का टेस्ट करीब अभी तक 4 बार हो चुका है टेस्ट, और अभी इस लास्ट मंथ में, अभी जो आने वाला 2 मंथ हो, इस 2 मंथ में आप लोग का कम से कम 15 टेस्ट डिजाइन कर चुका हूँ। ठीक है ना, कि मतलब 15 टेस्ट और लेना है। बात समझ में आ गया? 15, और सारा का सारा टेस्ट आप लोग जो दिए होंगे वो करीब 3 घंटा के आसपास होगा। तो 3 घंटा मतलब फाइनल एग्जाम में भी 3 घंटा का होता है, 3 घंटा। यहाँ भी कितना के ले रहे हैं बोलो? 3 घंटा का। तो खेल खत्म। समझ में आ गया? तो यही तरीका क्लास 11th वाला का, बस क्लास 11th वाला का भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है।
सारा का सारा रिवीजन होना चाहिए। एग्जाम हॉल में क्या लिखना चाहिए बोलो, साफ साफ लिखना है। और वो आपको मदद कहाँ से मिलेगा बोलो, टेस्ट से। कोई भी एग्जाम को निकालने का सिर्फ यही फंडा है कि सारा का सारा रिवीजन होना चाहिए। तो कोई और जो चूजिंग कर्स के क्वेश्चन पढ़ के गया ना बेटा, उसका कुछ नहीं हो सकता, हम लिख के दे देते हैं। चूजिंग क्वेश्चन जो पढ़ के जाएगा ना उसका कुछ नहीं, और अगर नहीं आया तो क्या कर लेगा। तो इसके भरोसे में मत रहना, अभी बहुत टाइम है, अभी भी तुम लोग के पास 2 मंथ का समय है। 2 मंथ में कुछ भी कर सकता है, यू कैन डू एनीथिंग। कहते हैं ना कि ये दुख, ये तकलीफ, ये सब तेरे अंदर है। माना कि ये दुख, ये तकलीफ, ये सब तेरे अंदर है, तू अपने आप में तो एक झांक, या फिर अपने इस पिंजड़े से बाहर निकल के तो देख, तो अपने आप में एक सिकंदर है। तो इस तरह की बातें सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसको डेली लाइफ में यूज करो, है ना। सुनने में तो अच्छा लगा, लेकिन इसको क्या करना है, खुद से मोटिवेट होना है। जो खुद से मोटिवेट हो गया उसको मोटिवेट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये तो समझ में आया 90%। सबसे पहली बात, एग्जाम में हॉल में आप लोग को ये तो नेसेसरी है कि साफ साफ जितना जानते हैं कम से कम साफ साफ लिखो। साफ साफ लिखने से नंबर ज़्यादा होता है, क्योंकि आप लोग जो है, जो एग्जामर होगा, जो कॉपी जांच करेगा, आप लोग शक्ल देख के तो इंप्रेस नहीं कीजिएगा। कहाँ से इंप्रेस करना है, कॉपी से। जो आपका कॉपी दिखेगा उसी से तो इंप्रेस होगा ना कि बच्चा लिखा कैसे है, और बढ़िया से एक्सप्लेन करके आना है, ठीक है। तो सिंपल चीज़ था। अब आगे आप बात करते हैं, गौर सुना। अब बात रहा कि एग्जाम के टाइम में रिवीजन कैसे करना है। प्रॉब्लम ये रहा बच्चा लोग का, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही तो है। अगर रिवीजन है तो लिख लेगा, और अगर साफ साफ लिख लेगा तो 90% आएगा, 95% चांसेस रहेगा आने का। अब ये तो डिपेंड करता है कि प्रैक्टिस पर, कि बच्चा प्रैक्टिस कितना ज़्यादा करता है और कितना नहीं करता है, इस पर डिपेंड करता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रिवीजन का। तो मैं एक तरीका बताता हूँ जो मैं यूज़ करता था, ठीक है ना। जो मैं यूज़ करता था वो मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ। अगर पसंद आएगा तो रखना, नहीं तो अपना फॉलो करना, क्योंकि सबका हैबिट, पढ़ने का स्टाइल, कोई रात को जग के पढ़ता है, कोई सुबह उठ के पढ़ता है, तो सबका तरीका अलग अलग होता है। मैं तो सुबह उठ के नहीं पढ़ता था, मैं रात को ही ज़्यादातर पढ़ता था, ठीक है ना। और वो भी नॉर्मली 10-11 बजे तक, क्योंकि मैं शुरू से ही पढ़ रहा था, थोड़ा थोड़ा पढ़ ही रहा था, इसलिए दिक्कत नहीं हुआ था। गौर से सुनना, ठीक है ना। अब तुम लोग कैसा कर रहा है ये तुम लोग कमेंट करके बताओ। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का फिर से मैं आप लोग को इसके बारे में डिस्कशन करूंगा, ठीक है। कमेंट में जरूर करना कि किसका क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले बात करते हैं रिवीजन क्या करना है। मैंने आप लोग का जो सिलेबस है करीब 10 चैप्टर में डिवाइड किया था, जो देखने में बहुत सिंपल लगेगा, है ना। 10 चैप्टर मैंने डिवाइड किया था, याद करो। पहला नंबर में क्या था बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक। लिखूंगा नहीं, लिखने में टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। आप लोगों को पता है कि 10 चैप्टर क्या क्या था, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक है। दूसरा नंबर में है करंट एंड सेल। तीसरा नंबर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। चौथा नंबर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट। तो ये 4 चैप्टर पहले। उसके बाद वेव्स एंड वेव्स था, फिर ऑप्टिक्स था, फिर जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फिर था सेमीकंडक्टर, फिर एटम्स एंड न्यूक्लियस, और लास्ट में कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये 10 चैप्टर था, आप लोग को पता है। चलो गौर से सुनना। अब सबसे पहली बात है कि रिवीजन कैसे करें। प्रॉब्लम ये है ना कि हाउ टू रिवीजन कैसे करें। तो मैं अगर बात करूं, मैंने अगर देखा है मैंने कि जो मैंने पढ़ाया है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो मैंने पढ़ाया आप लोग को, तो करीब जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक में 4 टॉपिक मैंने पढ़ा एक साथ, याद है ना। तो मतलब ये जो पूरा था हम एक चैप्टर बना दिए थे, याद है ना। पहला नंबर में था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला नंबर क्या था बोलो, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं लिखूंगा नहीं, लिखने से लंबा टाइम चला जाएगा आप लोग का, ठीक है। तो मैं लिखूंगा नहीं, पर एक खाली डिस्कशन कर देते हैं कि क्या था, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा नंबर में क्या बताए थे बोलो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब फ्लक्स था। और तीसरा नंबर में क्या था भाई, पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल। और चौथा नंबर में क्या था, कैपेसिटर। तो इसको मैंने चारों कॉम्बिनेट करके एक चैप्टर बना दिया, तो जो लगेगा देखने में बहुत छोटा, बस समझ में आ गया, लेकिन पढ़ना तो इतना था, ठीक है। अब मान लो हम एग्जांपल देते हैं, इसी चैप्टर से सारा इसी तरह डिवाइड। अब करना क्या हम बता रहे हैं, जैसे इस पूरे में मैंने करीब आप लोगों को 80 पेज के आसपास पढ़ाया है, 80 पेज के आसपास, ठीक है। और हम लोग के पास अभी फिलहाल 60 दिन है ना, 2 महीना बचा हुआ है। तो मेरे पास 60 डेज है। अभी 60 दिन में हम लोग को पढ़ना कितना है। अब मान लेते हैं, सपोज करो कि टोटल आप लोग अगर कॉपी में देखा जाए, हालांकि तो सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं, अभी भी कुछ चैप्टर बाकी है, ठीक है। तो मैं एग्जांपल बता रहा हूं कि पढ़ना कैसे। फर्स्ट चैप्टर, तो क्या एक ही बार में साला सेलेक्ट करना, बिल्कुल नहीं, पहले एक चैप्टर सेलेक्ट करना है। एक चैप्टर सेलेक्ट किए, एक चैप्टर में देखिए हम लोग 80 पेज है मेरे पास, है ना।
तो हम लोग कोशिश करेंगे एक दिन में मेरा बात सुना, अभी मेरे पास बहुत टाइम है, एक दिन में क्या हम 10 पेज रिवाइज नहीं कर पाएंगे? मतलब क्या साल भर में इसका मतलब आप लोग कुछ भी नहीं पढ़ेंगे? अभी एग्जाम टाइम के लिए बता रहा हूं कि एक दिन में एनी हाउ 10 पेज आप लोग को पढ़ना है। मुझे लग रहा है कि 10 पेज आप लोग को पढ़ने में ना हद से हद 2 घंटा लगेगा। 2 घंटा से तो इनफ है, 2 घंटा काफी है। 10 पेज में तो 2 गो डेरिवेशन होगा, 4-5 न्यूमेरिकल होगा, मतलब इतना ही पढ़ना, मतलब 2 डेरिवेशन पर डे और 4-5 न्यूमेरिकल। क्या बात समझ में आ गया? वो भी उस एरिया से जिस एरिया से आता है, ठीक है ना, और ज्यादा नहीं। तो यानी कि एक दिन में अगर हम 10 पेज पढ़ रहे हैं तो 8 दिन अगर बात करें तो 8 दिन में मेरे पास हो जाएगा 80 पेज। 8 दिन में 80 पेज हो जाएगा। 8 दिन में 80 पेज, यानी कि मेरे पास अगर बात करें तो मेरे पास एक हफ्ता में इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म, बोला है ना। और साल भर से तो पढ़े ही होंगे कुछ ना कुछ, ठीक है ना, तो और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर बात करें दूसरा चैप्टर का, तो दूसरा चैप्टर में मैंने करीब 50 पेज के आसपास मैंने पढ़ाया, तो सब में तो 80 है नहीं। दूसरा चैप्टर में मैंने करीब आसपास 50 पेज के आसपास पढ़ाया है ना। तो सिर्फ जो मैंने पढ़ाया उसको थोड़ा सा रिवाइज करना है। तो 50 पेज के आसपास, तो इसको 5 दिन में खत्म। तो ये 8 दिन और ये 5 दिन, 8-5 13 दिन में खत्म हो जाएगा, है ना। तो करना क्या है, तरीका मैं बताया, तुम लोग को पहले एक चैप्टर को सिलेक्ट करना है, बात समझ में आ रहा है? एक चैप्टर को सिलेक्ट करना है और एक चैप्टर में देखना कि पेजेस कितना है कॉपी में, उसको क्या करना अपने हिसाब से। मान लो तुमको लग रहा है कि तुम 10 पेज नहीं कर सकता है, लेकिन 8 पेज तो कर सकता है, 4 पेज 5 पेज कर सकता है, अपने एबिलिटी के हिसाब से उसको डिवाइड कर लो और कोशिश करो पर डे पढ़ने का। गारंटी देते हैं आप लोग को 30 दिन में खत्म हो जाएगा सारा, 1 महीना और बच जाएगा, है ना। 30 दिन में कोशिश करके देखो, मैंने यही ट्राई किया था। मेरे में प्रॉब्लम क्या हुआ था, हमको प्रॉब्लम केमिस्ट्री में था, केमिस्ट्री थोड़ा हमको कम समझ में आता था, मतलब कमेज नहीं, ठीक ठाक था, केमिस्ट्री हम रिवाइज करके नहीं रखा, तो उसको थोड़ा पढ़ना पड़ता है। तो मैंने ये ट्रिक ना फिजिक्स में नहीं अपनाया था, मैं ये ट्रिक केमिस्ट्री में अपनाया था और मेरा अच्छा खासा नंबर आया था केमिस्ट्री में, बहुत अच्छा मैंने ट्राई किया और केमिस्ट्री में मेरा अच्छा खासा नंबर आया था, ठीक है। तो इस वजह से मुझे लगा कि आप लोगों को ये मैं शेयर कर दूं, क्योंकि एग्जाम टाइम में बहुत काम आएगा। क्योंकि मैंने जो किया था ना बाबू, मैं सच में बता रहा हूं, मैंने साल भर से मैंने केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ा था, मैंने पढ़ा था, मतलब सर के पास पढ़े थे, लेकिन हम रिवीजन नहीं किए थे। रिवीजन मतलब मैंने नोट्स बनाया और नोट्स बना के मैंने कॉपी पे सीधे रख दिया, उसको एकदम मैंने साल भर से कभी टच नहीं किया। मैंने उठाया था दिसंबर में मैंने रिवाइज करना शुरू किया था, और मैं यकीन मानो मैं इस तरह का करके फॉलो किया ना, मैं 30 दिन में, हमको लग रहा था कि 50-60 दिन लग जाएगा, लेकिन रियलिटी बताने मैंने जब इस काम को प्रोसेस को शुरू किया ना, तो ये 30 दिन में खत्म हो गया था। मतलब पूरा का पूरा दिसंबर में मैंने केमिस्ट्री एकदम पूरा का पूरा दिमाग में सेट कर लिया था, और एग्जाम मेरा अच्छा खासा गया भी था केमिस्ट्री में, हमको अच्छा लग रहा था, तब हमको अच्छा फील हो रहा था। तो कोशिश करो ये कंसेप्ट यूज करो, 5 दिन 7 दिन 1 हफ्ता यूज करके बताओ क्या इससे बेनिफिट मिल रहा है। अगर बेनिफिट मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सिंपल सा ट्रिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।